एचडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी मुजफ्फरनगर में जनपदीय बालिका खो खो की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती मोनिका ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। प्रतियोगिता का परिणाम इस प्रकार रहा। अंडर 19 में एचडी गर्ल्स इंटर कॉलेज गांधी कॉलोनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तृतीय स्थान जनता जनार्दन इंटर कॉलेज बसेड़ा ने प्राप्त किया। अंडर 14 में SKD बगरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरा स्थान जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर ने प्राप्त किया। तृतीय स्थान कंपोजिट विद्यालय नरोत्तमपुर बगरा मुजफ्फरनगर ने प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रतियोगिता को संपन्न कराने में सत्यकाम तोमर, डॉक्टर राहुल कुशवाहा, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ आदि मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में एक दिवसीय जनपद बालिका खो खो मैच हो रहा है और इसमें हमारे विद्यालय में जो है टोटल 24 टीम प्रतिभाग कर रही हैं, जिसमें 13 सीनियर की टीम है अंडर 19 की और 11 जूनियर की टीम है अंडर 14 में। और सभी टीम बहुत अच्छे से जो है उत्साह से खेल रही हैं और जो जूनियर की हमारी टीम है वो तो बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रही हैं। तो मैं सभी जो प्रतिभागी जो हैं हमारे, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देती हूँ और जो भी विनर टीम होंगी वो आगे जो है मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने के लिए जाएगी। पुरस्कार इनको प्रतिभागियों के लिए ये पुरस्कार हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड के रखे हुए हैं और प्रमाण पत्र भी हमने सभी के लिए बनवाए हुए हैं। प्रमाण पत्र दिए जाएंगे सभी। ऐसे खेलों से हमारी ये प्रतिभाएं आगे निखर कर जाती हैं, आगे मंडल स्तर पर जाएंगी, मंडल स्तर से राज्य स्तर पर जाएंगी, फिर उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रतिभाग करती हैं। तो यही प्रतिभाएं आगे चलकर हमारी एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या इंटरनेशनल लेवल्स पर जाके पहुंचती हैं। तो यहीं से बच्चे चुन कर आगे निकल कर जाते हैं। तो बच्चों की जो है ये खेलों में जो है बहुत अच्छे से जो है उनका जो है एक तो वर्धन तो होता ही है, साथ साथ जो है इनकी जो है आगे की जो लाइन भी बहुत अच्छी से रहती है। ये ऐसा नहीं है कि गेम्स में ही ये बच्चे रहते हैं, गेम्स के अलावा ये जब आगे की तरफ चले जाते हैं तो इनको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी कोई ना कोई अच्छी जॉब वगैरह भी दी जाती है और हमारे देश का नाम ये रोशन करते हैं। हम लोगों को, भारत को जो है पदक भी दिलाते हैं। तो इस तरह से जो है ये गेम्स हर जगह पर चलते हैं। नेशनल ग्रेपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 क्रेडिट जूनियर सीनियर एंड वेंटेज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक हरियाणा में 2 अक्टूबर तक चैंपियनशिप चली, जिसमें उत्तर प्रदेश की तरफ से 28 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें 108 लड़कियां और 20 लड़के थे। सभी खिलाड़ियों ने अपने कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन दिखाकर उत्तर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया, जिसमें जिला मुजफ्फरनगर के 12 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें पचेना में युधिष्ठिर कुश्ती स्टेडियम पचेना कला की पहलवान आरोही ने 64 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक, परी चौधरी ने 73 किलो भार वर्ग में, प्रीति ने 49 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक प्राप्त किया। अपने गांव व जिले का नाम आगे बढ़ाया। ग्रेपलिंग रेसलिंग के प्रदेश प्रभारी व NIS कोच नरेंद्र पवार ने 77 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर गांव बैली बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया। नरेंद्र पवार रोडवेज में परिचालक पद पर मुजफ्फरनगर डिपो में तैनात हैं। उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में मेडल लाकर परिवहन विभाग का नाम रोशन किया है। मुजफ्फरनगर जिले के जिलाधिकारी ने आज सभी खिलाड़ियों को आशीर्वाद देकर मनोबल बढ़ाया। ग्रेपलिंग रेसलिंग फाउंडेशन के सेक्रेटरी बिरजू शर्मा व चेयरमैन दिनेश कपूर ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। ये रोहतक में ग्रेपलिंग का नेशनल हो रहा था, 29 तारीख से 2 अक्टूबर तक हुआ। इसमें 28 बच्चे हमारे यूपी के खेल रहे थे, 24 बच्चों का मेडल आया। तो यूपी को तीसरा स्थान मेडल सेरेमनी में मिला और हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो रहा है। खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और जब खिलाड़ी अच्छे हो गए तो नौकरी मिलेगी। अभी 2% कोटा भर्ती किया था योगी जी ने, अभी उसमें 2 बच्चे हमारे स्टेडियम से भर्ती हुए हैं कुश्ती में और कुछ बच्चे वॉलीबॉल में भर्ती हुए हैं। तो खेल की अगर बात करें तो खेल पढ़ाई से पहले आया है। जब बच्चे का बचपन होता है तो वो 5-10 साल तक खिलौने से खेलता है, पढ़ाई उसके बाद आई है। हमारे आने वाले जो नस्ल है, बच्चे हैं, उन्हें जो माताएं हैं वे बचपन में ही मोबाइल दे देती है, तो उनकी खेल की एक्टिविटी नहीं हो पा रही, तो शरीर से वे कमज़ोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हमें सबसे पहले खेल की तरफ जाना है, उसके बाद हमें पढ़ाई की तरफ जाना है।
तो ये मैं एक माताओं को आदेश करूँगा कि अपने बच्चों को बड़े मोबाइल से बचाए, क्योंकि बच्चों के जो पापा होते हैं वे तो या तो खेत में चले जाते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं। माताओं को दूध गर्म करना होता है, रोटी बनानी होती है, झाड़ू मारनी होती है। तो माताएं जो है इस बहाने से कि बच्चा खेल लेगा तो वो मोबाइल बच्चे के हाथ में दे देती है। तो ये बहुत गलत संदेश है। बच्चे को बड़ा मोबाइल ना दे। मेरी आप सभी माताएं बहनों से ये विनती है कि बच्चे को बड़ा मोबाइल ना दे, बच्चे को खेलने के सामान दे और बच्चे को खेलने का स्टेडियम प्राप्त कराए, जिससे बच्चे की शरीर की एक्टिविटी होगी तो मजबूत इंसान, मजबूत जवान हमारे देश में पैदा होंगे। ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में हुई थी, हरियाणा में, और ये 29 तारीख से और 2 अक्टूबर तक हुई। इसमें जो है जूनियर, कैडेट, सीनियर और वेटरन सभी खिलाड़ियों ने, लगभग देश के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से 28 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 28 ने मेहनत करके 24 मेडल यूपी को दिए। उसके बाद यूपी जो है तीसरे स्थान पर रहा और ये हमको शील्ड प्राप्त हुई। हमारे 4 बच्चे हैं ये, इन लड़कियों का जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल है। मेरा खुद 40 किलो, उसमें 77 केजी में जो है गोल्ड मेडल है। इसके बाद हमारे खिलाड़ी अफजा जो है दिसंबर में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रशिया में जो है प्रतिभाग करेंगे। हमने जो है उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर में जो है श्री युधिष्ठिर चौधरी जो प्रचंडा है व्यायामशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कोच साहब ने जो है हमको अच्छा प्रशिक्षण दिया, जिससे जो है आज हमारा मेडल आया। हम जो है चाहते हैं, जैसे हम प्रतिभाग आगे करना चाहते हैं, अब की बार उत्तर प्रदेश और बत्ती बढ़े। वहाँ पर जो है ग्रैपलिंग रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन श्री दिनेश कपूर जी, सेक्रेटरी श्री बिरजू शर्मा जी, इन्होंने सब ने जो है उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों की अच्छी हौसला अफजाई करी और उनके मेडल पढ़ाकर वो शील्ड प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है ग्रैप रेसलिंग में। कहाँ पे हुई थी? ये रोहतक में हुई है, MDUB यूनिवर्सिटी हरियाणा। तो इसकी कब से तैयारी कर रहे थे आप? कब आपने? लगभग 4 साल हो गए कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जो मेरे गुरुजी है, ये खुद एक बहुत अच्छे पहलवान है, इनसे प्रेरणा मिली। मुजफ्फरनगर जनपद की चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर बीरपाल निर्वाल के द्वारा जिला महिला चिकित्सालय परिसर में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान HP के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। महत्वपूर्ण अभियान है। यह अभियान सभी लोगों से जुड़ा है। इस अभियान को केवल स्वास्थ्य विभाग के अभियान से सीमित न रखकर सभी लोगों को एकजुट होकर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए मिलकर जन जागरूकता करनी होगी। हाँ, ये विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान आज से शुरू हुआ और आज से लेकर 15 अक्टूबर तक इसकी तैयारी का होगा प्रत्येक विभाग में, जितने भी सरकारी विभाग हैं। और उसके बाद में 31 अक्टूबर तक ये दस्तक नाम इसको दिया गया, ताकि गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करें और उनको बताएं कि इस तरह की जो आजकल बुखार, ये बीमारियां फैलने वाली हैं, उन बीमारियों से उनका बचाव हो सके। आज ये संचारी रोग नियंत्रण माह जो है, इसका शुभारंभ किया गया है। आज हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी डॉक्टर बीरपाल निर्वाल साहब ने इसका शुभारंभ किया है और इसमें ये माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता कार्यक्रम है। साल में 3 बार चलता है। पिछला कार्यक्रम जुलाई में चला था। ये 1 महीने का कार्यक्रम होता है। इसमें 15 अक्टूबर तक अंतर विभागीय बैठकें चलती हैं। इसमें शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, नगर स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग जो है इसमें अपना प्लान बनाते हैं और इसमें कार्य करने के लिए, इसमें जनता को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कि संचारी रोगों से बचने, मच्छर जनित बीमारियां हैं, उनसे बचने क्या क्या उपाय हैं। उसके बाद फिर 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा, जिसमें कि आशा बहनें घर घर जाएंगी और दस्तक देंगी। और उसमें ये होता है कि घर के अंदर बुखार के रोगियों को ढूंढेंगी और वो अगर बुखार का कोई रोगी मिलता है तो उसका उपचार भी करवाएंगी और उनकी जाँच भी करवाएंगी, जिससे कि पता चल जाए कि वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में से तो किसी का रोगी नहीं है। तो ये अभियान इन दिनों चलता है क्योंकि ये संक्रामक काल चल रहा है। इसमें मौसम, एक मौसम से दूसरे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अभी बरसात का मौसम था, उससे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ये संक्रामक काल कहा जाता है। इसमें संक्रामक रोग फैलते हैं। तो उसी से हमारा उद्देश्य ये है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और अगर उससे बीमारी हो जाती है तो उसका उपचार किया जा सके। ये इस संचारी रोग माह का उद्देश्य है।
जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित लोकवाणी सभा कक्ष में आज सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने नशे के विरुद्ध में नाबालिगों द्वारा किए जा रहे नशे की मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए दवा व्यापारियों की बैठक ली। सिटी मजिस्ट्रेट ने दवा व्यापारियों से कहा कि सभी मेडिकल दुकानदार अपनी दुकानों पर कैमरा लगाएं, जिससे प्रशासन कैमरों की जाँच कर सके और पता कर सके कि नाबालिगों को नशीली दवाई तो नहीं बेची जा रही है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने दवा व्यापारियों से कहा कि H1 और X1 जो शासन की गाइडलाइन है, जो कि ड्रग विभाग द्वारा दर्जनों नशीली दवाइयां प्रतिबंधित की गई हैं, उनको न बेचें और प्रशासन का सहयोग करें। दवा व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी समस्याएं रखी कि जब ड्रग विभाग निरीक्षण करने आता है तो पुलिस को भी साथ लेकर आता है और निरीक्षण को छापेमारी का नाम देता है, जिससे दवा व्यापारियों की बदनामी होती है। दवा व्यापारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट से कहा कि आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी ड्रग विभाग के साथ अभद्र व्यवहार व बदसलूकी नहीं की गई और ना ही आगे होगी। ये देखिए, बाल संरक्षण आयोग से जिलाधिकारी महोदय के लिए, समस्त जिलाधिकारी महोदय के लिए एक निर्देश हुआ है कि जितने भी हमारे केमिस्ट हैं, चाहे वो थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता, इन पे सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए और जो हमारे प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, जैसे जो हमारी सूची है H1 और X की, इनका रजिस्टर तैयार करने के लिए कहा गया है। तो उसी को लेकर सारे हमारे एसोसिएशन को बुलाया गया और ये उनको बताया गया कि आपको जो है सारे केमिस्ट जितने भी स्टोर्स हैं उन पर सीसीटीवी लगाना है और रजिस्टर तैयार करना है। सर H1 और X1 क्या है? ये देखिए, कुछ जो हमारे H सूचियां हैं, ये प्रतिबंधित कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो कई दवाओं में यूज किए जाते हैं, उन्हीं की ये सूचियां हैं। देखिए, प्राइमरी स्टेज पे तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो कैमरे लगे वो IP एड्रेस वाले लगे, बाद में हम इनका उपयोग जो है वो हमारे कंट्रोल रूम से ऐड करके फिर इसका उपयोग कर सकें। लगभग 50 से 60% का डाउन आया। ये जो इस तरह की घटनाएं थी, कहीं भी कोई बाहर की पुलिस का आना या यहाँ नारकोटिक्स से संबंधित जो भी घटनाएं थी, वो सब बहुत ही कम हुआ है और धीरे धीरे इसे समाप्त करने में हमारा संगठन पूरा सहयोग करेगा, विभाग का भी, और हम जन उसका भी जो है सहयोग लेंगे। हम लोग जो हैं जागरूकता के लिए जगह जगह मीटिंग भी आयोजित करते हैं कस्बों में और अपने केमिस्टों के साथ। और हमारा पिछले 1-1.5 साल से जो ये चल रहा था आह्वान कि भाई नशे के विरुद्ध एक युद्ध, नशे के विरुद्ध, तो इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। हमारे संगठन ने बहुत इसमें सफलता प्राप्त की और विभाग का हमें सहयोग भी बहुत रहा। मासिक बैठक भी की जा रही है लगातार? हाँ जी, इसमें जो है हम कस्बे वाइज बैठक भी कर रहे हैं और अपने केमिस्टों को जागरूक करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। किस तरह की मीटिंग आती है? आज एक सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने एक मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें एक युद्ध नशे के विरुद्ध का नाम से, जिसमें ये बाल बच्चे जो हैं नशा कर रहे हैं, इसमें हमने इनको अवगत कराया। कुछ बच्चे जो हैं वो फ्लूइड सूंघ रहे हैं और घूमते रहते हैं और वो फिर 1-2 साल बाद में वीक हो जाते हैं, वो भी इनको बताया। और इन्होंने बताया कि रिटेलर्स जो हैं कैमरे लगवाएं, सीसीटीवी लगवाएं, जिससे कोई बच्चों को दवाई तो नहीं दे रहा है। तो वैसे तो दवा विक्रेता 90% ऐसा लगता है कि ऐसी कोई काम नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी सीसीटीवी का अगर ये कोई अभियान चला है तो इसको हम इनके निर्देशानुसार अपने केमिस्ट को जागृत करेंगे कि भाई सीसीटीवी लगवाया जाए। H1 में बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती हैं, एंटीबायोटिक्स आते हैं, जो मतलब जिनका कोई मिसयूज ना हो। डाटा होता है सारा कि इनका डाटा रखा जाए, जितनी H1 या X के अंतर्गत जो मेडिसिन आती है उनका सबका डाटा रखा जाए, वो रिटेलर को अवगत कराएंगे। क्योंकि रिटेलर के पास जब तक लैपटॉप नहीं होगा तब तक उसके लिए एक मुश्किल है। एक हम लोगों ने इनसे कहा है कि जो भी BMS डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं वो डाटा आप लोग हमें अवेलेबल कराएं, ताकि हमारा रिटेलर उस पर अपना मेडिसिन उसी हिसाब से दे सकता है उस पर। हाँ, बहुत अच्छी मीटिंग रही। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को गाइड किया और बताया, और बहुत अच्छी मीटिंग रही और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नशा बढ़ रहा है। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अब लोगों की जान पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल की चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार रामेंद्र मौर्य की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना के विषय में जानकारी देते हुए चश्मदीद विनोद मौर्य ने बताया कि उनकी बाइक में मिट्टी से भरी
तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे इनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के विषय में जानकारी देते हुए पॉर्थ हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर वीरेश सिंह ने बताया कि यह हमारे यहाँ पिछले 14 वर्षों से कार्यरत था। घटना की जानकारी मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, लेकिन रामेंद्र की मौके पर ही मौत हो चुकी। ये एक्सीडेंट है, तो भाई आ रहे थे घर के लिए जा रहे थे, इन्होंने बैक ट्रैक्टर की पिछली वाली साइड लगी थी, मिट्टी का था वो। इतनी गंदगी कर रखी है उन लोगों ने। पिछले भी 3-4 दिन हुए ये डॉग कंपाउंड थे यहाँ पे पार्थ हॉस्पिटल में। ये रामेंद्र मौर्य नाम है इनका, ये समसोई के रहने वाले हैं। ये उधर से आ रहे थे, पीछे से ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने जाके देखा और इन्हें मैं हॉस्पिटल लेके आया। हाँ, मैं मौके पे था। ट्रैक्टर खाली था, भरा हुआ था मिट्टी का जी। वो ट्रैक्टर चालक भाग चुका था। मैंने इन्हें देखा, मेरे जानने वाले थे, फ्रेंड था, मैं लेके इन्हें हॉस्पिटल लेके आया। जो ये खत्म हुए क्या करते थे? ये डॉक्टर थे यहीं पे। कहाँ पे? पार्थ हॉस्पिटल में। रामेंद्र नाम है इनका। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेके आया, डॉक्टरों ने चेक करा, वो मृतक। डॉक्टरों ने क्या कह दिया? डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। जी। ट्रैक्टर सुबह से चल रहे थे, वैसे चल रहे थे? ये तो चलते रहते हैं 24 घंटे। एक तो उसके बारे में बता देते हैं कि अस्पताल का सबसे पुराना व्यक्ति था वो। जिस दिन से अस्पताल की इनॉग्रेशन हुआ है, जिस दिन से हमने यहाँ ओपीडी चालू की है, प्लास्टर टेक्नीशियन रहा है शुरू से, एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो गया था। घर से रोजाना आता था वो 10 बजे लगभग। आज 10-5 मिनट लेट हो गया होगा। गोलडेहरा पे उधर से आ रहा था, पीछे से तेज स्पीड से चलते हुए ट्रैक्टर ने, जो मिट्टी भरी हुई थी जिसमें, उसने टक्कर मारी और तुरंत सडन कैजुअल्टी हो गई। उसे जो चश्मदीद लेके आए थे उसको, जिन्होंने हमें बताया, हम भागे एम्बुलेंस लेके। 5 मिनट में हम लोग लेके आ गए थे, लेकिन एक सांस भी उसको दोबारा वहाँ नहीं आई। सडन उसकी के वहीं पे एक्सपायर हो गया था। मुरादाबाद में अज्ञात हत्यारे ने एक व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर निर्मम हत्या कर शव को झाड़ियों में छुपा दिया। बरामद शव गुलाबबाड़ी इलाके के लापता श्यामलाल का बताया जा रहा है। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश सिंह भदौरिया भी मौके पर पहुंचे और बताया कि मृतक व्यक्ति नशे का आदी बताया जा रहा है, जिसकी हत्या संपत्ति विवाद के चलते या अन्य किसी कारण के चलते की गई है। फिलहाल मामले की जाँच कटघर कोतवाली के द्वारा की जा रही है। ये अभी सूचना सुबह में मिली थी कि कोई एक व्यक्ति जो ये भिखारी है संभवतः, इसकी यहाँ झाड़ी में बॉडी मिली थी, शव मिला इसका। चेहरे पर कुछ चोट के निशान थे। हमारी फॉरेंसिक टीम तत्काल मौके पर पहुंची है और थाना कटघर पुलिस की कटघर यहाँ मौके पर है और अभी लोग जानकारी कर रहे हैं। जानकारी में आया है कि ये व्यक्ति कुछ नशा करने का आदी था और इसके घर पर अन्य कोई व्यक्ति नहीं है, ये बाहर ही रहता है और कुछ मांगता खाता है। ये कल ऐसा प्रकाश में भी आया है कि किसी व्यक्ति से इसका झगड़ा हुआ था जमीन। अभी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और जल्दी इसका अनावरण करके जो भी इसके दोषी हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसएस नॉर्थ हॉस्पिटल में 2 छात्रों के बीच मामूली विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। मामूली विवाद के चलते 2 छात्र गुटों के बीच हुई इस ताबड़तोड़ फायरिंग में जहां एक तरफ एएमयू कैंपस गूंज उठा, तो वहीं 3 छात्र गोली लगने के चलते खून से लथपथ होते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए। कैंपस में गोली चलने की सूचना पर एएमयू इंतजामिया टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंची एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा गोली लगने से घायल हुए छात्रों को आनन फानन में उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां गोली लगने के घायल तीनों छात्रों का उपचार जारी है। तो वहीं एएमयू कैंपस में छात्र गुटों के बीच फायरिंग में 3 छात्रों की गोली लगने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस के उच्च अधिकारी समेत इलाका थाना क्षेत्र पुलिस बल के साथ वारदात स्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा 2 छात्र गुटों के बीच कैंपस में देर रात तक फायरिंग के मामले को लेकर एसएस नॉर्थ हॉस्पिटल के छात्रों के घटना की जानकारी करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। बीएम हॉल के छात्र सादिक हसन और उसके 2 साथी फिरोज और अब्दुल्ला एसएस नॉर्थ हॉल पर गए थे, जहां पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों से इनका विवाद हो गया, जिस पर एसएस नॉर्थ हॉल के लड़कों ने फायरिंग कर दी, जिससे सादिक हसन, फिरोज और अब्दुल्ला के छर्रे लगे हैं।
जिनका इलाज इमरजेंसी एएमयू में चल रहा है, जो खतरे से बाहर हैं। इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद में ऑल इंडिया पसमादा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलाउद्दीन मसूरी के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा गया कि हेमंत बिस्वा के द्वारा 10 साल तक मियां की वोटों की जरूरत नहीं होने की बात कही गई थी, जिस पर सलाउद्दीन मसूरी के द्वारा कहा कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के बयानबाजी की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और वो हो भी रहा है। देखिए, ये एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है और मैं इस बयानबाजी से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता। सभी पार्टियां इस वक्त सबके वोट हासिल करना चाहती हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी अहमदाबाद के अंदर एक बयान दिया था कि तमाम मुसलमानों से मैं अपील करूँगा, क्या नाम है, कि वो हमें वोट दें और उनका हक उन्हें दिया जाए। वो इस तरह की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और सीएम साहब इस तरह की बात कर रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो ये एक तरफ तो जो सही बात है वो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ वही बात है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। देखिए, इस्लाम के अंदर कहीं पर कट्टरपंथा नहीं है और इस्लाम बहुत सुलझा हुआ मज़हब है और उसके अंदर प्यार मोहब्बत का पैगाम देने की बात है, नफ़रतों को दूर करने की बात है, मोहब्बतों को बढ़ावा देने की बात है, अपने पड़ोसी का हक़ देने की बात है, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का हक़ देने की, एक दूसरे का ख्याल रखने की बात है। इस्लाम कहीं कट्टरपंथा नहीं दिखाता, नहीं सिखाता। इस्लाम यही सिखाता है कि आप आपस में भाईचारगी, प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को गले लगाकर रहो। दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं, क्या नाम है, कि मैं ख़ुद उनसे मना करूँगा कि वोट ना दें, तो हम उनके वोट मना करने को या किसी तरह की वो नहीं, मुसलमानों का खुद अपने मसाइल हैं और इस चुनाव के अंदर जो भी उनके मसाइलों को हल करेगा मुसलमान उसे वोट देगा और उसके साथ खड़ा होगा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का हापुड़ के गांव असोड़ा से बहुत पुराना रिश्ता है। वह असहयोग आंदोलन के प्रति जनमानस को जागरूक करने के लिए गांव असोड़ा आए थे। महात्मा गांधी की यात्रा मेरठ के फफूड़ा खरखोदा होते हुए गांव असोड़ा पहुंची थी और यहां से यात्रा दूसरे दिन गाजियाबाद पहुंची थी। इस दौरान लोनी में नमक के पैकेट बांटे गए थे। गांधी जी ने गाँव असोड़ा में चौधरी रघुवीर नारायण सिंह के महल में रात्रि विश्राम किया था और महात्मा गांधी ने गाँव असोड़ा में एक जनसभा को संबोधित भी किया था। सभा का आयोजन चौधरी रघुवीर नारायण सिंह ने किया था। सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। गांव असोड़ा की अब आबादी करीब 50,000 से अधिक है। वर्ष 1800 से 1947 तक असोड़ा रियासत के नाम से जाना जाता है। रघुवीर सिंह नारायण के पिता देवी चौधरी देवी सिंह की गिनती उत्तर प्रदेश के बड़े जमींदारों में होती थी। अंग्रेजों ने रघुवीर सिंह नारायण को राय बहादुर की उपाधि से नवाजा था। हाँ, ये हमारे फोर फादर्स रहे। चौधरी देवी सिंह साहब ने ये बता दें महल बनवाया था और चौधरी देवी सिंह साहब की 6ठी या 7वीं पीढ़ी में हम लोग आते हैं। और जहाँ तक महत्व का सवाल है तो जंग आज़ादी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में असोड़े का और इस महल का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ ये बताते हैं कि जो भी हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी रहे हैं, नेता रहे हैं, अंग्रेज़ों के बचने के लिए जब उनकी गिरफ्तारी के वारंट होते तो फरारी काटने के लिए या कहीं से बचने के लिए इसी महल में आकर रुकते थे। बड़े बड़े नेता यहाँ रुके हैं, मोतीलाल जी भी यहाँ रुके हैं, शाहनवाज खान साहब यहाँ रुके हैं और कृपलानी साहब यहाँ रुके हैं और गांधी जी भी यहाँ आए हैं। 29 अप्रैल 1929 को गांधी जी यहाँ आए थे। इस महल के गेट के सामने उनकी सभा हुई थी और वहीं से उन्होंने नारा दिया था कि नमक कानून का यहीं से शुरुआत की थी उन्होंने। और जब अप्रैल 1930 में गांधी जी ने साबरमती से नमक यात्रा शुरू की थी, जो 322 किलोमीटर 21 दिन में ऐतिहासिक यात्रा है वो,
शुरू की थी, तो उसी के पैरेलल चौधरी रघुवीर नारायण सिंह जी ने असोड़ा से और हिंडन नदी तक की यात्रा शुरू की थी और हिंडन नदी पर जाकर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो महत्वपूर्ण भूमिका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में असोड़ा की और इस असोड़ा महल की रही है। बुलंदशहर की अनूप शहर पुलिस ने 3 फर्जी मार्कशीट बनाने वाले युवकों को गिरफ्तार किया है। गैंग के गिरफ्तार जालसाजों की निशानदेही पर बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, यूपी, गुजरात, एमपी समेत देश भर की प्रदेशों के बोर्ड की 180 मार्कशीट बरामद की है। निजी विश्वविद्यालयों की तकनीकी और गैर तकनीकी कोर्सेस की मार्कशीट भी पुलिस ने बरामद की है। फर्जी मार्कशीट कोरियर की 400 से अधिक पर्चियां भी बरामद की गई हैं। गिरफ्तार गिरोह दफ्तर खोलकर फर्जी मार्कशीट बनाने का काम कर रहा था। गिरोह के सदस्यों से लैपटॉप, स्कैनर, कलर प्रिंटर, फर्जी मार्कशीट और 16 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जबकि इन लोगों के द्वारा शिक्षा से जुड़ी फर्जी वेबसाइट का संचालन भी किया जा रहा था। थाना अनूप शहर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा यह बताया गया कि उनके बच्चे की जो मार्कशीट है वो सेना भर्ती के दौरान जब सत्यापन कराया गया तो वो फर्जी पाया गया। इस सूचना पर वो लोग थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक व्यक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने बच्चे का ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि ये ओपन स्कूलिंग के तहत ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो रहा है आपको और उसमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और थाना अनूप शहर की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया तो एक बहुत बड़ा रैकेट ये सामने आया है, जिसमें कि अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इन लोगों ने ये बताया कि ये एक फर्जी वेबसाइट चलाते थे और बाय वर्ड ऑफ माउथ ये प्रचार प्रसार करते थे कि ये आपको स्कूल्स, कॉलेजेस के सर्टिफिकेट, चाहे वो आपके IA के हों, BA के हों, BSc के हों, ये सब के सर्टिफिकेट्स अच्छे मार्क्स के साथ उपलब्ध कराते थे और साथ ही साथ ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स भी उपलब्ध कराते थे। इनके पास से अब तक कुल 167 मार्कशीट या सर्टिफिकेट्स बरामद हुए हैं, जो कि आपके सामने हैं। ये सभी हाई क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं। इन लोगों ने गहन अध्ययन करके कि कौन सा कॉलेज किस तरीके का सर्टिफिकेट इशू करता है, उस तरीके का बिल्कुल इन लोगों ने नकल करी है। इसमें आप देख सकते हैं कि देश के विभिन्न जनपदों के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के सर्टिफिकेट यहाँ बरामद किए गए हैं। इनके पास से 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन, 22 ATM कार्ड, 10 स्टैम्प, 2 पेन ड्राइव, CPU, प्रिंटर, 15 रजिस्टर और हॉलोग्राम इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसका कि ये प्रयोग ये फेक मार्कशीट्स बनाने में करते थे।